Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और एज ऑलवेज हम लोग एनसीईआरटी टॉपिक्स जो प्रीवियस क्लास के अंदर शुरू किए थे उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यूज्ड टू वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट इन गुजरात एंड ऑल्सो माई मेन सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जिसके लिए मेरी प्रोफिशिएंसी और जिसके लिए मैं जाना भी जाता हूँ। अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, जैसे आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर एनसीईआरटी करा रहा हूँ। और ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आई एम टीचिंग मल्टीपल आई वुड से हिस्ट्री कोर्स सब्जेक्ट्स। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ प्लस के ऊपर जुड़िए। अनअकैडमी प्लस के ऊपर लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत सारे, और अनलिमिटेड टाइम क्लासेस को आप एक्सेस भी कर पाओगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, उनमें से ही मैं भी पढ़ाता हूँ। आई ऑल्सो टेक क्लासेस ऑन द अनअकैडमी प्लस एंड आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने से क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी प्लस आप जब जैसे ही ज्वाइन करोगे तो यू विल बी एबल टू अटेंड द क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। आप जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके क्लासेस देख पाओगे। मेरे जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी के ऊपर आ रहे हैं या प्रीवियसली ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, उनको भी आप देख पाओगे। रिकॉर्डेड क्लासेस देख पाओगे, लाइव क्लासेस देख पाओगे, आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाए, अनलिमिटेड टाइम आप लेक्चर्स को देख पाओगे। ये सब कुछ चीज़ें हो पाएगी, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप 12 मंथ्स या 2 इयर्स, मतलब मैं कहूँगा 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करोगे तो अभी तो ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑलवेज मेक श्योर व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यूज द कोड पीएन लाइव एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम एज वेल। आपको इसके लिए 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आप 24 मंथ्स के लिए लोगे तो 64,000 है, और उसमें भी पीएन लाइव यूज किया तो आपको 57,600 के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। प्लस के अलावा अनअकैडमी हैज लॉन्च न्यू सब्सक्रिप्शन कॉल्ड एज द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हम लोग को प्लस के ऊपर जो टीचर्स है, और टीचर्स के साथ साथ हमको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमको पर्सनली मेंटर कर पाए। तो जो पर्सनल मेंटरिंग का जो केस है, वो पर्सनल मेंटरिंग के अंतर्गत हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि अनअकैडमी आइकॉनिक एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो आपको मदद करेगा in this whole process of getting selected in the UPSC and preparation in the UPSC. Under the Unacademy Iconic subscription आपको अनअकैडमी की तरफ से एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, जो आपको 1-to-1 सेशंस के द्वारा आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आप किस तरह से तैयारी करो उसमें हेल्प करेंगे, आपकी प्रोफाइल बिल्टअप करने में मदद करेंगे कि कहाँ कहाँ अपने वीकनेसेस है, कहाँ कहाँ आपको अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये जो तैयारी है इसमें एक बहुत चीज़ें देखने को मिल रही है कि स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई वॉच रखने वाला नहीं होता। क्यों? कभी 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 ऐसा भी होता है कि उनके साथ जो जो तैयारी के लिए जो एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए वो भी नहीं होती। तो अनअकैडमी आइकॉनिक आपको ये दे पाएगा। आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी एप्लीकेशन के द्वारा ही ले सकोगे। और जब आप एप्लीकेशन के लिए सब्सक्राइब करोगे तो आप प्लस तो यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूडेड है ही, प्लस के सिवाय अनअकैडमी आइकॉनिक में इतनी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस शेड्यूल, वो तो आपको वहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलेगा। आइकॉनिक के ऊपर आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एक स्टडी प्लान होगा, पर्सनलाइज आपको फीडबैक करके देंगे कि बेटा तुम कहाँ पे वीक हो रहे हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हो। तो अगर आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो भी काफ़ी एडवांटेजियस रहेगा। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पी एन लाइव रेफरल कोड यूज़ करना है। 2 इयर्स का 99,000 है, बट आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड द फीस विल कम बैक टू 10% डिस्काउंट, 89,100 में हो जाएगा। आप प्लस के साथ साथ आइकॉनिक को कवर कर सकते हो। प्लस तो आपको मिनिमम जो भी सब्सक्रिप्शन है वो है, बट अगर आपको एक और स्टेप ऊपर जाना है तो यू कैन टेक दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कोर्स का फीस है 64,000, बट इवन भी यहाँ पे भी आपने पी एन लाइव यूज किया तो 57,600 में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्गर रन। इसके सिवा मेरे अनअकैडमी के ऊपर अभी मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप इसको भी लाइव क्लासेस में अटेंड कर सकते हो। 22 जून से हमने शुरू किया है, ऑलमोस्ट करीबन 15-20 एक दिन हो गए हैं, बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू अटेंड द लाइव क्लासेस। Please join with the code PN Live and take minimum subscription for 8 to 1 year. I would say 1 year or 2 years, so that आपकी रॉक सॉलिड तैयारी हो, फाउंडेशन के साथ अच्छी तरह से तैयारी आप कर पाओगे। अनअकैडमी के ऊपर आपको मेरे सब्सक्राइब कोर्सेज के साथ साथ आपको एक और कोर्सेज मिलेंगे जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल क्लास। ये वो क्लास होता है जो फ्री क्लास होता है, और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कराता हूँ। इस संडे को, मतलब 19 तारीख को, मेरा एक और स्पेशल क्लास है जहाँ पे मैं डिस्कस कराने वाला हूँ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। 7 बजे है 19 तारीख को।
आई वेलकम यू ऑल कि आप इसको ज्वाइन करिए, प्लीज ज्वाइन, दे आर फ्री क्लासेस। ठीक है, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाइएगा या वेबसाइट के ऊपर जाइएगा और वहां पे आप स्पेशल क्लास के ऊपर मेरी प्रोफाइल पे देखोगे तो यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ ऑल द क्लासेस। तो मोस्ट वेलकम है आप लोग को, आप जुड़िए, मजा आएगा। लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस क्वेश्चन। और हमने एनसीईआरटी के अंदर जो एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात किया था उसके ऊपर चले जाते हैं। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये देखने की कोशिश की थी कि भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था उभर के आई उसमें अंग्रेजों ने किस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसीज को अख्तियार किया और किस तरह से भारत के लोगों को एक नई शिक्षा नीति देने की कोशिश की। और कल के क्लास के अंदर जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर पहले ओरिएंटलिज्म के तहत एक एजुकेशन सिस्टम दी गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओरिएंटलिज्म को रिप्लेस करते हुए एंग्लिसिज्म के तहत हम लोग देखते हैं कि कैसे ओरिएंटलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है। भाई किसके द्वारा? मकौले के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाएगा और मकौले कहेगा कि नो माय फ्रेंड, वी नीड टू गिव सम डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। और मकौले ने द्वारा इवेंचुअली इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हो गई। ओरिएंटलिज्म की जो सिस्टम थी, ये सिस्टम इनफैक्ट जो इम्पोज करने वाले जो जेंटलमैन थे उनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के साथ साथ हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ साथ हमने ये भी पढ़ने की कोशिश की थी कि कैसे इंडिया के अंदर जो ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू कराने के लिए मिस्टर कोलब्रुक जैसे लोग भी उस टाइम पे हेल्प करेंगे और भारत के अंदर जो सारी हमारी जो इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में हमको पढ़ाया जाएगा। और हमने ये भी देखा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इंडिया के अंदर एजुकेशन दिलाने के पीछे का एक मुख्य कारण ये भी था कि ये लोग इंडिया की सोसाइटी को बदलना चाहते थे। और 1854 तक आते आते हमने ये भी समझने की कोशिश की थी, द ब्रिटिश वांटेड टू एजुकेट अस फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया जाए फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसके लिए हमने इंडिया की ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को कॉमर्स प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे लोगों को एक डिमांड क्रिएटर के रूप में इंक्लूड किया जाए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इन द ईयर 1854 वी फाइंड समथिंग कॉल्ड एज चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच करके जो एक लेटर आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष था उसने इंडिया की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ से ही आगे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर शिक्षा व्यवस्था में और क्या फंडामेंटल चेंजेस हुए। तो फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, जितने भी नए विद्यार्थी है जो अभी ये सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं, मैं उनका वेलकम करूंगा। उनके लिए एक रिक्वेस्ट यही होगी कि आप एटलीस्ट जो पुराने क्लासेस है उसको देखते रहिएगा। एनसीईआरटी को हम लोग यहाँ पे ही कंप्लीट करेंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज भी मुझे मिले हैं कि, और सब बहुत लोग का कहना है कि सर एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यस, आप चिंता मत करिएगा, एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे ही कंप्लीट करेंगे, बहुत ही सेशन वाइज कंप्लीट करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एनसीईआरटी कवरेज के अंदर। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर जो पूरी की पूरी एजुकेशनल सिस्टम थी उसको फंडामेंटली बदल दिया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द चार्ल्स वुड डिस्पैच। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करो। इंडिया में जो मॉडर्न एजुकेशन देने वाले जो लोग थे उसमें 3-4 प्रकार की सिस्टम हमको मिलती है। मॉडर्न एजुकेशन देने वाले 3-4 प्रकार की आपको सिस्टम मिलेगी। एक तो हम लोग कहते हैं कि 1835 के अंदर मकौले की सिस्टम आई। कौन सी सिस्टम आई? मकौले की सिस्टम आई। ये मकौले की सिस्टम ने अंग्रेजी में पूरी की पूरी सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे हमको क्या देखने को मिला है। द सेकंड थिंग दैट वी फाइंड ओवर हियर इज दैट 1854 का जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है, ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने भी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक अलग डायमेंशन देने की कोशिश की थी। अब हम लोग देखते हैं कि वही इंडिया के अंदर जो मॉडर्न एजुकेशन के पहले जो हमारा ओरिएंटल लर्निंग हुआ करता था, ये ओरिएंटल लर्निंग कब से कब तक चलता है? तो ओरिएंटल लर्निंग हमने देखा था जो चलने की जो प्रक्रिया थी वो करीबन 1770 से या 1780 से शुरू हुआ था और 1830 तक हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जो ओरिएंटल लर्निंग है वो इन दिस 50-60 ईयर्स इंडिया के अंदर उभर के आया। पर ये जो ओरिएंटल लर्निंग है उसको कन्वर्ट कर दिया गया इन द इंग्लिश एजुकेशन। गेटिंग माय पॉइंट है ना? अब आप समझने की कोशिश करो कि इंडिया की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। इंडिया में इनिशियली जो ओरिएंटल लर्निंग बनाया था वो किसके इंस्टीट्यूशंस में था? तो दैट वाज मेनली बेस्ड इन द हायर इंस्टीट्यूशंस। हायर इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो कॉलेजेस हुआ करती थी उसके अंदर भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर हम लोग को एक ऐसे सिस्टम के तहत ढाला गया था जहां पे हमारी खुद की ही कल्चर, हमारा खुद का ज्योग्राफी, मतलब हमारा खुद का हिस्ट्री, हमारा खुद का रिलीजन हमको पढ़ाया जाता था। 1854 तक आते आते हमने ये भी देखने की कोशिश की कि इंडिया में जो मॉडर्न एजुकेशन भी इम्पोज किया गया वो भी मेनली कहाँ पे सेंट्रिक था? इट वाज सेंटर्ड द हायर एजुकेशन। समझे आप लोग? ठीक है, क्या होता है कि 1854 के बाद इंडिया के अंदर जो लोअर एजुकेशन है, लोअर एजुकेशन का मतलब क्या होगा बेटा? लोअर एजुकेशन को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल प्राइमरी एजुकेशन है या मैं कहूंगा कि अपर प्राइमरी एजुकेशन है, उन सब के ऊपर भी चेंजेस आने की शुरुआत हो गई। समझे आप लोग? ठीक है, सो वी फाइंड कि द लोअर एजुकेशन एंड द प्राइमरी एजुकेशन उसके अंदर भी चेंजेस आने की शुरुआत हो गई।
और ये जो चेंजेस हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में या लोअर एजुकेशन के अंदर देखते हैं, वो चेंजेस भी काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस के रूप में अंदर हमको मिलेंगे। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ द लोअर एजुकेशन पॉलिसीज, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आने की शुरुआत होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस होल केस, और इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आने की शुरुआत होगी। ठीक है, अब इंडिया में जो पहले के एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए थे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1835 का एजुकेशन रिफॉर्म हुआ, ये इसके पहले आपके जो भी रिफॉर्म्स हुए, उसमें लोअर एजुकेशन और खास करके लोकल स्कूल्स को टच नहीं किया गया था। अब इंडिया में लोकल स्कूल्स का इंपॉर्टेंस क्या था, कोई मुझे बता पाएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकल स्कूल्स बाय फ्रेंड? हाँ, तो हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया में लोकल स्कूल्स से, इसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, पाठशाला के रूप में कहते हैं, है ना। तो हम अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, तो ये मस्ती की पाठशाला हुआ करती थी। चलो लेट मी राइट डाउन, ठीक है, मस्ती की पाठशाला, खैर मस्ती की पाठशाला नहीं थी, बट हमको ये मिलेगा कि ये काफी सारी अच्छी अच्छी पाठशालाएं थी जो लोकल एजुकेशन को केटर किया करती थी, विलेज टू विलेज, समझे आप लोग। ठीक है, तो हर एक गांव के अंदर आपको एक आध इस प्रकार की छोटी मोटी पाठशाला मिलेगी जो लोअर एजुकेशन को या लोकल एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन के लिए जानी जाती थी, समझे आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एक गुरुजी होते थे, एक टीचर होते थे, और उनके नीचे 20 के 25 स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, 20-25 स्टूडेंट्स विल बी अंडर हिम, एंड ये 20-25 स्टूडेंट्स को गुरुजी गाइडेंस देते रहेंगे, और इस तरह से विद्यार्थियों की लर्निंग भी होती रहेगी, और जो गुरुजी है उनका भी एक दक्षिणा के रूप में उनको जो भी रोजगार मिलता है, उस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक पूरी शिक्षा व्यवस्था थी। पर इसमें कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं था, बट अंग्रेजी एजुकेशन नहीं था, बट हमारा खुद का जो कल्चर है, हमारा खुद का पास्ट है, हमारी खुद की जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, उन सबको इसके अंदर से पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स इंडिया के पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यहाँ से दो तीन पॉइंट के ऊपर पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर जब मॉडर्न एजुकेशन को इम्पोज किया गया, व्हेन द मॉडर्न एजुकेशन वाज इम्पोज टू द पीपल ऑफ इंडिया, और कब किया गया था, तो मैंने आपको बताया दो फेजेस के अंदर, 1835 के अंदर मकौले सिस्टम, और 1854 के अंदर हमने चार्ल्स वुड की जो सिस्टम देखी, उन सब के बारे में हमको मिलता है। और हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर प्री ब्रिटिश टाइम के अंदर कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती थी, और उसके बाद जैसे ही अंग्रेज पावर के ऊपर आए और 1854 तक आते आते इंडिया की पूरी लोकल स्कूल से उसको बदलने की शुरुआत हो गई, समझे आप लोग। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट कि हाउ द इंडियन लोकल schools were basically developed and they were converted into some different kind of education centers with the entry of the British in India। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में प्री ब्रिटिश टाइम समझ में आता है कि अंग्रेज आए उसके पहले, ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि इन द प्री ब्रिटिश टाइम क्या सिचुएशन थी। ये शब्द कोई मारा मारी है दोस्त, याद रखेगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, प्री ब्रिटिश टाइम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्री ब्रिटिश टाइम का मतलब ये होगा कि व्हेन द ब्रिटिश केम, उसके पहले शिक्षा व्यवस्था क्या हुआ करती थी, व्हाट वाज द एजुकेशन सिस्टम इन द प्री ब्रिटिश टाइम। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्री ब्रिटिश टाइम में इंडिया की शिक्षा व्यवस्था क्या हुआ करती थी। तो एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंगली फोटोग्राफ डाला हुआ है, इफ यू कैन सी दिस फोटोग्राफ, अगर आप ये फोटोग्राफ देख पा रहे हो, लिखा गया है विलेज पाठशाला। क्या लिखा है दोस्त, इसके अंदर लिखा है विलेज पाठशाला। दिस इज अ पेंटिंग बाय डच पेंटर फ्रांसिस सॉल्विन, नाम याद रखेगा, कभी कभी छोटे छोटे नाम आपको यूपीएससी पूछता है कि हु वाज फ्रांसिस सॉल्विन। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट और विथ रिस्पेक्ट टू द आई वुड से द यूरोपियन कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, फ्रांसिस सॉल्विन कौन हुआ करता था। तो हम लोग को तो उस टाइम पे पता ही नहीं होता कि वो फ्रांसिस सॉल्विन कौन था। ठीक है, तो एटलीस्ट ये छोटे छोटे नाम है ना, ये प्रीलिम्स में कभी कभी एमसीक्यू में निकाल देता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखेगा, ही वॉज अ डच पेंटर, ही वॉज अ डच पेंटर। ये भाई साहब ने इंडिया के अंदर पेंटिंग्स बनाए थे। ठीक है, और ये कब आया था, लेट 18th सेंचुरी में। अब लेट 18th सेंचुरी में आने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट विल बी इन द पीरियड ऑफ द पोस्ट 1750, समझे कि नहीं समझे, मतलब 1750 के दौर में आया होगा, अप टिल द अर्ली 1800 के बीच में आया होगा, और इस दौरान इसने इंडिया की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक पेंटिंग बनाया था। ठीक है, सो ही डाइड टू डिपिक्ट द एवरीडे लाइफ इन द पेंटिंग्स, उसने बहुत सारी चीजें पेंटिंग्स के अंदर देखी, और उसी ने ही देखा था कि भाई एक गांव है, यहाँ पे एक पाठशाला है, यहाँ पे एक जो गुरुजी है, इफ यू कैन सी द गुरुजी ओवर हियर,
ये गुरुजी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंगली शब्द है, ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली एंड दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंगली सीन एज वेल। हाँ ठीक है, तो भाई ये गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इंडिया में प्री ब्रिटिश टाइम में एजुकेशन क्या हुआ करता था, इसके ऊपर अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था, ठीक है। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग प्री ब्रिटिश टाइम के एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे और विद द एंट्री ऑफ ब्रिटिश हमको देखने को मिल रहा है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदला गया, ठीक है। अब प्री ब्रिटिश टाइम में कैसा, हाउ वाज द एजुकेशन, तो उसको लेके हम लोग जब बात करते हैं तो अंग्रेज़ों को पहले बहुत ही वो था कि कैसी इंडिया की शिक्षा व्यवस्था थी, उनको पढ़ना था, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। तो अंग्रेज़ जब पावर के ऊपर आए तो इन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को एक्चुअली पढ़ा था। और 1830 के दशक में इन द पीरियड ऑफ 1830s ओनली वी फाइंड कि विलियम एडम्स करके एक और ऑफिशियल हुआ करते थे आपके कंपनी के साथ ही। ये विलियम एडम्स को अपॉइंट किया गया था बाय विलियम बेंटिक, याद रखेगा, ठीक है। विलियम बेंटिक ने विलियम एडम्स को अपॉइंट किया था, याद रखेगा, ही वॉज अपॉइंटेड बाय विलियम बेंटिक। और ये जो अपॉइंटमेंट क्यों थी, तो इनको बोला गया था कि आप हमको एक रिपोर्ट तैयार करके दो, कि इंडिया में कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, ठीक है, हाउ द ट्रेडिशनल एजुकेशन इज गोइंग ऑन इन द प्राइमरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो विलियम एडम्स है, इन्होंने बंगाल और बिहार के अलग अलग रीजन्स में सर्वे किया, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इन्होंने बिहार और बंगाल के अलग अलग रीजन्स में सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये विलियम एडम्स ने समझाया कि देखो भाई, भारतीय शिक्षा व्यवस्था ट्रेडिशनली ऐसे चल रही है, इंडिया में इस प्रकार की सिस्टम डेवलप हुई है और इसमें ये फंडामेंटल चीजें हमको देखने को मिल रही है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो याद रखेगा कि विलियम एडम्स जो थे वो आपके एक स्कॉटिश मिशनरी थे और 1830 के दशक में हमको मिल रहा है कि उन्होंने इनफैक्ट बंगाल और बिहार के अंदर पूरा बहुत ही डिटेल्ड में अध्ययन किया। अध्ययन करने का मतलब क्या है, स्टडी किया, ठीक है। तो उनको कंपनी के द्वारा बोला गया था, ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन इन वर्नाक्युलर स्कूल्स। वर्नाक्युलर स्कूल्स का मतलब क्या है साहब, कि इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रहा है, पहले से चल रहा है, प्री ब्रिटिश टाइम से, अंग्रेज आए उसके पहले, वो कैसा हुआ करता था। एडम ने जो रिपोर्ट निकाला वो काफी इंटरेस्टिंग था। अब क्यों इंटरेस्टिंग रिपोर्ट था, ठीक है, तो इसके अंदर विलियम एडम अपने रिपोर्ट के अंदर लिखता है कि भाई साहब, मैंने तो 1 लाख के आसपास इंडिया के अंदर पाठशाला है देखी है। कितनी साहब, पाठशाला है 1 लाख के आसपास। और ये जो 1 लाख पाठशाला है, उसमें एक स्कूल के अंदर करीबन 20 स्टूडेंट्स हमको मिल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। अगर एक स्कूल के अंदर 20 स्टूडेंट होंगे तो 1 लाख स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, समझे कि नहीं समझे। आ गया ना आपका, है ना, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, है ना। तो कितने स्टूडेंट थे, तो टोटल मिला के इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि 20 लाख के आसपास विद्यार्थी हो सकते हैं जो ये पाठशालाओं के अंदर पढ़ रहे होंगे और इनके बीच में एक गुरु भी होंगे। तो टोटल गुरु कितने होंगे साहब, एक स्कूल में आपको इनफैक्ट एक टीचर मिल जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि करीबन 20 लाख स्टूडेंट्स होंगे एंड देयर विल बी अराउंड 1 लाख ऑफ द गुरुजी, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। सो वी फाइंड 20 लाख स्टूडेंट्स एंड 1 लाख टीचर्स। वो कंडीशन में इसके बारे में जानकारी ये विलियम एडम्स कहता है हमको। विलियम एडम्स कहता है कि देर वर 1 लाख पाठशालास दैट वर फंक्शनिंग इन बंगाल एंड बिहार ओनली। मतलब वो तो खाली बंगाल बिहार का ही सर्वे करता है। अब भारत के दूसरे रीजन में आप अज्यूम कर दो, अगर 1 लाख पाठशाला बंगाल बिहार में है तो साउथ इंडिया में भी होगी भाई 3-4 लाख, समझे कि नहीं समझे। वेस्ट इंडिया में होगी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान वाले रीजन के अंदर ही होगी 2-3 लाख पाठशाला है, ठीक है। वहां पे भी पढ़ने वाले तो लोग होंगे ना साहब, रजवाड़े है, फिर गाँव के अंदर जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो सबकी सब चलाने वाले लोग थे ना। तो शिक्षा व्यवस्था तो भारत में काफी अच्छी हुआ करती थी, नो डाउट। आधुनिक मतलब जो आज का आपका जो वेस्टर्न एजुकेशन आप बोल रहे हो, मेडिकल इंजीनियरिंग और ये सब नहीं था, बट उसके अलावा शिक्षा का व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं था, ठीक है। सो देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, नो मोर देन विद 20 स्टूडेंट्स ईच। एक ही संस्था के अंदर करीबन 20 के आसपास विद्यार्थी हुआ करते थे। बट इन सब परिस्थितियों में हमको समझ में आता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था काफी जोरदार हुआ करती थी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो बट द नंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस वाज अराउंड 20 लाख। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो सिचुएशन है उसमें 20 लाख के आसपास इनफैक्ट विद्यार्थी पढ़ते थे, गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि ये इंस्टीट्यूशंस कौन चलाता था, हाउ वर दी आई वुड से मैनेजमेंट पीपल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हु वर द मैनेजमेंट पीपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ से ये भी आता है कि हाउ दे वर रन, ठीक है,
हाउ देवर फंक्शनिंग, ठीक है, हाउ देवर फंक्शनिंग, ये कैसे फंक्शन किया करते थे, ठीक है, क्योंकि हमको ये देखना है कि इनका फंक्शनिंग कैसे किया करता था। तो ये भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस आपको अलग ही रूप में मिलेगा। अब देखो गाँव के अंदर पहले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्हें हम लोग वेल्दी पीपल के रूप में पहचानते हैं, या उनको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, तो उनको हम लोग कहते हैं नगर शेठ लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, नगर शेठ। ओके, सो जब इनका फंक्शनिंग का देखते हैं और इनका मैनेजमेंट का देखेंगे, तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों के अंदर या बहुत सारे मैं कहूँगा छोटे मोटे टाउन्स के अंदर एक नगर शेठ हुआ करता है। नगर शेठ समझ में आता है, ठीक है। नगर शेठ का मतलब क्या होता है, वो डू मीन बाय नगर शेठ, वो पूरे के पूरे गांव जो है, वो जो पूरा का पूरा गांव है, वो गांव के वो बॉस होगा, या काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि सबसे धनिक इंसान होगा। और उसको उस टाइम के चैरिटी वेरिटी करने का भी शौक था। बहुत सारे इंडिया के अंदर नगर शेठ हमको मिलेंगे जो चैरिटी सेंट्रिक काम किया करते थे, और इसके कारण हमको ये देखने को मिला कि नगर शेठों ने इसको बनाया था या लोकल कम्युनिटी के लोग थे, इनके द्वारा भी बनाया होगा। एंड वी फाइंड कि इस तरह से इंडिया के अंदर ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस थे उसमें आपको जनरली कोई कोई गुरुजी भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फंक्शनिंग करने वाला जो मैनेजमेंट का लोग था, मैनेजमेंट में आपको 3-4 प्रकार के लोग मिलेंगे, ये एनसीईआरटी कहता है। या आपको वेल्दी क्लास जो बिजनेस क्लास है उसने बनाया होगा, या कम्युनिटी सेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ होगा। कम्युनिटी समझ में आता है माय फ्रेंड, कम्युनिटी का मतलब क्या है कि समाज ने ही इकट्ठा करके अपनी संस्था बनाई। या कोई टीचर जो है, ये टीचर भी डिसाइड करेगा कि मुझे एक पाठशाला खोलनी है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है, समझे। तो इंडिया की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अद्भुत हुआ करती थी, उससे ही हमको समझ में आता है। और ये शिक्षा व्यवस्था की खासियत है कि इसमें मल्टीपल वैरायटी ऑफ पीपल हमको मिलेंगे, जो वेल्दी क्लास है, कम्युनिटी है, या टीचर्स जो अलग अलग प्रकार के आपको इनफैक्ट इसको एजुकेशन देंगे। अब यहाँ से प्रश्न दूसरा हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक है, हमको ये देखना है कि हाउ वाज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हाउ वाज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हाउ वाज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर होगा कि इंडिया की शिक्षा व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत इंटरेस्टिंगली बताता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, मैं आपको अभी अभी क्वेश्चन बता दूँ कैसा बताएगा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि एक ही टीचर चलाता था, एक या दो टीचर चलाने वाले लोग थे, 15-20 स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या इनफॉर्मल ज़्यादा था। मतलब देखो फॉर्मलाइजेशन कब आता है, जब आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, आपको डिसिप्लिन लाना हो, आप चाहते हो कि भाई एक है ना स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप रहे बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट और उसके जो पेरेंट्स होंगे उनके साथ, ठीक है। तो खाली फीस सेंट्रिक जब काम करोगे तो फॉर्मलाइजेशन आएगा, यहाँ वो फॉर्मलाइजेशन नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट वी फाइंड कि द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज वेरी फ्लेक्सिबल, ये काफी फ्लेक्सिबल था। वी ऑल्सो फाइंड कि इंडिया के अंदर जो बहुत सारी चीजें आज की तारीख में स्कूल्स के अंदर देखने को मिलेगी, वो कभी कभी पाठशालाओं के अंदर मिलती भी थी और पाठशाला कुछ अलग हिसाब से भी काम करती थी, ठीक है। अब पाठशाला कैसे चलती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो पहला तो आपको मिलेगा देयर वाज नो फिक्स्ड फी, ये बहुत इंटरेस्टिंगली है, ठीक है। अब आपको पता लगेगा कि साहब अगर फीस नहीं ली जाती है तो सिस्टम कैसे चलेगी, ठीक है, टीचर्स का घर कैसे चला जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप फीस नहीं लोगे तो आपकी इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस कैसे चलेगी। तो मैंने आपको बताया कि लोग चैरिटी किया करते थे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो वेल्दी क्लास ऑफ पीपल है या जो कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जो समाज के आगे बढ़ते लोग हैं, मतलब कोई बिजनेसमैन होगा, कोई इलीट क्लास होगा, कोई राजा का मंत्री संतरी होगा, ठीक है। तो वो लोग चैरिटी वैरिटी कर दिया करते थे कि भाई देखो यार, भाई हमको शिक्षा व्यवस्था में आगे लेके जाना है लोगों की सिस्टम को, इनफैक्ट, ठीक है। तो विलियम एडम अपने रिपोर्ट के अंदर लिखता है कि भाई इंडिया में एक ऐसी सिस्टम हुआ करती जिसमें फीस नहीं थी, ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन नहीं था एजुकेशन के अंदर था। बहुत इंटरेस्टिंगली बात बता रहा हूँ, अंग्रेज जब भारत के ऊपर आए तो पावर के ऊपर आए तो इन्होंने फिर कमर्शियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और भारतीय शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद लिखता है यहाँ पे फीस नहीं थी। अब फीस नहीं थी इनफैक्ट, तो कभी कभी टीचर को ना लोग दक्षिणा भी दिया करते थे, आपने देखा होगा। वी फाइंड मेनी दक्षिणास और डोनेशन वर गिवन टू द टीचर। खैर आजकल के जो कैपिटल इंस्टीट्यूशन है वो डोनेशन के रूप में कुछ अलग ही प्रकार का पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, बट विलियम एडम की रिपोर्ट कुछ अलग ही प्रकार की हमको चीजें बताएगा, ठीक है। देयर वाज नो फिक्स्ड फी, पहली बात लिखता है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद लिखता है देयर वाज नो प्रिंटेड बुक्स, कोई भी प्रकार की बुक्स नहीं। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई भी प्रकार का स्कूल बिल्डिंग भी नहीं, ठीक है। नो बेंचेस, नो ब्लैक बोर्ड, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस। व्हाट डू मीन बाय नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, मतलब विद्यार्थी
पहली कक्षा में पढ़ रहा हो कि चौथी कक्षा में पढ़ रहा हो, सब साथ में बैठ के ही पढ़ेंगे साहब, ठीक है। तो छोटे और बड़े विद्यार्थी होंगे, सब के सब एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देयर वाज नो रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। मतलब आप समझिए कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी, ये बहुत ही इनफॉर्मल सिस्टम के रूप में हमको मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंगली बात आपको विलियम एडन के रिपोर्ट के अंदर मिलेगी। मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात अभी बहुत इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, क्योंकि एंशियंट इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा बहुत अपनी नोट्स के बारे में लिखते रहिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम लोग एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उभर के आई। उसमें जो तक्षशिला करके जो यूनिवर्सिटी है, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी और उसके सामने अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी को कंपेयर करोगे तो हमको कुछ इसी प्रकार की सिस्टम मिलेगी। नालंदा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसके अंदर आपको पूरा एक लर्निंग का सेंटर मिलेगा, आपको एक बिल्डिंग मिलेगा, उसमें एक बड़ी सी लाइब्रेरी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इंक्लूडिंग आपको अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, अलग, है ना। और उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, हिस्ट्री पढ़ाया जाता था, राज्य व्यवस्था पढ़ाया जाता था, फिलॉसफी पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाया जाता था, रिलीजन पढ़ाया जाता था, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मतलब जैनिज्म तो कम था पर बुद्धिज्म सबसे मेन था, हिंदुइज्म थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, मैथ्स पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया जाता था। तो यू फाइंड मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। बट इसकी खासियत ये थी कि ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन था। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये था कि यहाँ पे लोग आते थे, उनको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उनको फिर जो भी डिपार्टमेंट के अंदर, जो भी डिसिप्लिन के अंदर उनको पढ़ाई करनी है वो करना है। 2-3 साल तक उनको एग्जाम के साथ साथ हॉस्टल में रहना है वहाँ पे, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। तो नालंदा वॉज क्वाइट अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। बट तक्षशिला जो बनता है, तक्षशिला कहाँ पे आया बेटा, ठीक है। तो तक्षशिला इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, आज के पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, ठीक है। एंड वी फाइंड तक्षशिला जो है ये यहाँ पे आपको मिलेगा। नालंदा जो है वो कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो वी सी कि तक्षशिला जो है वो आपका एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन के रूप में मिलेगा। थी तो यूनिवर्सिटी ही, बट ये चलाने वाले लोग थे आपके गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलता था, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स थे, उनके घरों के अंदर, उनके जो खेत खलियान थे वहां पे ये लोग पढ़ाया करते थे। और यहाँ पे भी आपको कोई प्रकार की ऐसे फीस नहीं मिलेगी। तो आपको गुरु को दक्षिणा देना है, यू आर सपोज टू गिव सम काइंड ऑफ चैरिटी टू द टीचर। आपको यहाँ पे भी कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं मिलेगी। जब तक गुरु को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो कि आपने लर्निंग अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, तब तक गुरु जी आपको घर पे नहीं भेजेंगे कि बेटा तुम यहाँ पे आए हो तो तुमको पढ़ा के ही भेजूंगा, ठीक है। इंक्लूडिंग तक्षशिला के अंदर आपको कोई भी प्रकार का ऐसा डिग्री बिग्री का कामकाज नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आप देखिए इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन में ऐसा चल रहा है, हम कहते हैं कि भाई एग्जाम नहीं थी, कोई फीस नहीं ली जाती थी, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। अरे भाई साहब, तक्षशिला इतनी यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पे तो करीबन 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। मतलब 10,000 प्लस स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टडी एंड देयर वर मोर देन आई वुड से 3,000 प्लस टीचर्स, ठीक है। तो 3,000 के आसपास तो विद्यार्थी हुआ करते थे साहब। और जो आपका टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है यूनिवर्सिटी के अंदर, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है वो जनरली 1:4 या मैं 1:6 के आसपास गिनूंगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब, तक्षशिला भी एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन था। जैसे 1830s के अंदर इंडिया में स्कूल के बारे में लिखा गया है, तो विलियम एडम जो लिखता है वो तो भाई प्राचीन भारत से चल रहा है। और विलियम एडम ने तो खाली प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर अपना रिपोर्ट तैयार किया था कि देखिए गांवों के अंदर ये हो रहा है। भाई भारत में तो ऐसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जहां इस प्रकार की कोई डिग्री नहीं था, ठीक है। नो सिलेबस वॉज डिफाइंड बाय द टीचर। टीचर बोलेगा कि बेटा तुमको आज ये पढ़ना है और ये करना है, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। सो वी फाइंड कि तक्षशिला बहुत ही इंटरेस्टिंगली सेंटर के रूप में मिलेगा। और आपको पढ़ना कहाँ पे है, आपको मेनली अगर आप देखोगे तो आपको कोई हॉस्टल वोस्टल नहीं मिलेगी तक्षशिला के अंदर। यू आर सपोज टू स्टे एट गुरुज होम, मतलब आपके जो गुरुजी है वहां पे ही आपको रहना है साहब, ठीक है। तो ये जो तक्षशिला की जो पद्धति है, ये तक्षशिला की पद्धति में आपको एक नई ही सिस्टम देखने को मिलती है साहब, ठीक है। और ये एंशियंट इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। तक्षशिला कब उभर के आया साहब, 6th सेंचुरी बीसी से लेके हम लोग कह सकते हैं कि अराउंड 1st सेंचुरी सीई तक, मतलब 700 साल का जो पीरियड है, ये 700 साल के पीरियड में तक्षशिला का काफी विकास हुआ था। उसके बाद डिक्लाइन में आना शुरू हो गया। 1st सेंचुरी तक आते आते तो तक्षशिला काफी टूट भी जाएगा। और बचा कुचा जो इन्वेजन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से होता था
उसके कारण फिर तक्षशिला का डिक्लाइन चला गया। पर कहने की बात मेरी ये है साहब कि इंडिया में जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो हमको अलग ही प्रकार की सिस्टम एंशिएंट इंडिया के अंदर भी मिलती थी। और बिकॉज एंशिएंट इंडिया में इतनी ढांसू सिस्टम हुआ करती थी, इतनी जोरदार सिस्टम हुआ करती थी, तो वैसी ही सिस्टम आपको मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी मिलती है साहब। खैर, वो मॉडर्न टाइम्स के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो उतना प्रॉस्पर नहीं हो पाया था जब हमारे लोगों ने हमारे खुद के हिसाब से डेवलप किया था। बट इंडिया में जब हम लोग 1830s का बात करेंगे तो 1830s के अंदर जब हम लोग विलेज एजुकेशन की बात करते हैं, when we talk about the village education in India, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? द विलेज एजुकेशन इन इंडिया इन द 1830s, हमको 1830s के दौरान जो विलेज एजुकेशन दिखा साहब, ये विलेज एजुकेशन के अंदर हम लोग ज़रूर से ये कह सकते हैं, हम लोग ज़रूर से ये कह सकते हैं कि इट वॉज सिमिलर टू द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम लाइक द तक्षशिला। समझे कि नहीं समझे? लाइक द तक्षशिला। ठीक है, समझे आप लोग? दोस्त है ना? तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया, यू गॉट दिस मच पॉइंट क्लियर कि क्या हुआ, किस तरह की चीजें चलती है और किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ। उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है कि कैसे चीजें आगे चली। अब देखिए आगे समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, देयर वाज नो फिक्स्ड फी, प्रिंटेड बुक्स, सेपरेट स्कूल्स, कुछ भी नहीं था, एकदम ढांसू और जोरदार हिसाब से चल रहा था। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसे हुआ करती थी, उसके बारे में विलियम एडम क्या क्या लिखता है। ठीक है, विलियम एडम लिखता है द क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री। ठीक है, तो एक झाड़ होता है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, तो पहले क्या था कि कोई कोई क्लासरूम नहीं थे साहब। ठीक है, तो गांव के अंदर एक झाड़ होगा बनियन का। ठीक है, उसके नीचे गुरुजी यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ ओटा जैसा होगा, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ गुरुजी बैठे होंगे और जो विद्यार्थी है बेचारे सब के सब नीचे एक बाय एक लाइन के अंदर बैठ जाएंगे और फिर गुरुजी है उनको पढ़ाते रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो यहाँ पे गुरु यहाँ पे बैठा है साहब, उनके टीचर्स, और यहाँ पे जो शिष्य है वो शिष्य यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, सो वी फाइंड कि द क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री इन अदर प्लेसेस in the corner of a village or a shop top or a village shop or a temple और एट गुरुज होम। तो मल्टीपल जगह के ऊपर हमको क्लासेस मिलेंगे। विलियम मैडम बताते हैं कि भाई कोई एक जगह पे शिक्षा केंद्रित नहीं थी, कभी कभी झाड़ के नीचे होगा, कभी कभी कोई गांव की दुकान में हो जाएगा, कभी कभी टेम्पल्स के अंदर होगा और कभी कभी गुरुजी के घर के अंदर भी होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि स्टूडेंट्स को अलग अलग अनुभव होते थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एंशियंट इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन था कैसा था? इट वॉज अ प्रैक्टिकल एजुकेशन। समझ में आ रहा है आपको? ये प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है साहब कि उनको इनफैक्ट कोई एक जगह के ऊपर कन्फाइन नहीं किया जाता था। तो उनको कभी कभी मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर भी बिठा दिया जाता था कि चलो बेटा ये मंदिर है, यहाँ पे बैठ जाओ, तो यहाँ पे आपको पढ़ा के दिया जाएगा। गेड़ी में पॉइंट। कोई दुकान हो गई गांव के अंदर, अब देखो दुकान का मतलब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो था नहीं उस टाइम पे। ठीक है, तो आपकी जो छोटी मोटी इनफैक्ट है ना रेडी होती है, या वहाँ पे कोई एक आध छोटा सा ओपन स्पेस होगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चीज़ें देखते हैं कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी रिवॉल्यूशनरी थी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। और ये खुद अंग्रेज ही लिखते हैं। विलियम एडन कोई इंडिया का इंसान तो है नहीं, दिस गाय वाज अ स्कॉटिश मिशनरी, ये स्कॉटिश ओरिजिन से मिशनरी था। ठीक है, तो इसने देखा कि भाई इंडिया की सिस्टम तो कुछ अलग ही प्रकार की चल रही है साहब। ठीक है, तो वीसी की ये जो स्कॉटिश मिशनरीज थे, इन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट भी दिया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। मतलब क्या है कि आपकी जितनी इनफैक्ट आय है उस हिसाब से आपको पैसा देना है। ठीक है, मतलब जैसे आप देखिए कि यहाँ पे 4 स्टूडेंट बैठे हैं, एक है चिंटू है, समझे कि नहीं समझे? अब चिंटू का जो फादर है वो बड़ा सा ट्रेडर है, वो व्यापारी है। ठीक है, तो चिंटू हैज टू पे मोर फीस। क्यों? क्योंकि भाई उसके फादर अच्छा कमा रहा है। ठीक है, पर चिंटू के साथ साथ यहाँ पे पिंटू है। अब पिंटू के फादर बेचारे फार्मर है। ठीक है, तो गुरुजी ने वो भी डिसाइड किया था कि पिंटू को जो फीस है वो कम देनी है, द फीस विच इज टू बी पेड बाय द पिंटू इज लेस, और चिंटू को जो फीस है वो ज्यादा देनी है। क्यों भाई? भाई उसका पैसा, उसके फादर जो है ज्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, सबके लिए इक्वालिटी का एक कंसेप्ट जो फीस के अंदर है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, गुरुजी ने सबको एक्सेप्ट किया था कि भाई आप मेरे क्लासेस के अंदर आ सकते हो, आप अपने बच्चों को एनरोल करा सकते हो, खैर, बट उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि फीस सबके लिए अलग होगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या मिल रहा है कि उस टाइम पे ना पेजेस का ज्यादा यूज नहीं होता था, जो पेपर वेपर होता है आजकल हम लोग क्या बच्चे को लिखवाते रहते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है,
तो आपने देखा होगा स्कूल के जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, वो इतना भारी भरकम बैग लेके जाएंगे और उनकी हाइट से ज़्यादा उनकी बैग की हाइट होगी, या उनके वेट से ज़्यादा उनकी जो दफ्तर होता है, उनका जो बैग होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है। बेचारे बच्चे बेचारे वो है ना बाहर से ही मर जाते हैं। इतना लिखवाया जाता है, इतना लिखवाया जाता है, बचपन से रोट लर्निंग कराया जाता है टाइम से ना। तो यहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है, द टीचिंग वॉज ओरल। अरे भाई साहब बहुत जोरदार सिस्टम है। द गुरु डिसाइडेड ऑन व्हाट टू टीच। सिलेबस तो कोई था नहीं, ठीक है, तो गुरु जी कहते थे कि बेटा तुमको ये पढ़ना है, तुमको ये पढ़ना है, ये करना है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैं आपको अभी से लिख के देता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द रिपोर्ट ऑफ विलियम कैरे। आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन निकाल देगा, और ऐसा क्वेश्चन निकालेगा, ऐसा ढांसू क्वेश्चन निकालेगा, सब लोग गरबा करना चालू कर दोगे, ठीक है। सो आई डू नॉट वांट कि आप मेरे स्टूडेंट हो कि गरबा करोगे। एनसीईआरटी को रीडिंग बिटवीन द लाइंस के रूप में पढ़ो, ठीक है। मैंने आपको कंपैरिजन करके दिया कि कैसे तक्षशिला के अंदर एजुकेशन बनता है, तो यू कैन इमेजिन कि कैसे सिस्टम भाई साहब इंडिया के अंदर हुआ करती थी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एजुकेशन डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की क्या जरूरत थी। अब विद्यार्थियों की जरूरत विद्यार्थियों को तो पता नहीं होती है साहब, ठीक है। विद्यार्थी थोड़ी बोलेगा कि गुरुजी मुझे आज है ना हमको क्या पहाड़ा सिखा दो, 10 का पहाड़ा सिखा दो, ठीक है। पहाड़ा समझ में, तो टेबल कहते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो 10 10 10 10 2 20, 10 3 30, ठीक है। तो वो गुरुजी इनफैक्ट स्टूडेंट के हिसाब से सिखाएंगे। मतलब ये है कि जो विद्यार्थी जिस हिसाब से डिमांड करेंगे उस हिसाब से इनको पढ़ाया जाएगा, और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमको दिखेगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब के सब एक ही कक्षा के अंदर बैठा करते थे। ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द वन क्लास ओनली, ठीक है। और उनको अलग अलग क्लासरूम के अंदर डिवाइड नहीं किया गया था। मतलब जैसे हम लोग के यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 सबका अलग अलग रूम होता है, सबकी अलग सी क्लास टीचर होती है। अब यहाँ गिन के बेचारे 20 स्टूडेंट हुआ करते थे। एवरेज कितने स्टूडेंट थे, देयर वर एवरेज 20 स्टूडेंट्स पर स्कूल, मतलब एक पाठशाला के अंदर 20 स्टूडेंट थे। ये 20 के 20 गुरु जी के घर में आ जाते थे, ये 20 के 20 झाड़ के नीचे भी बैठा जाते थे, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, all of them sat together in one place, and the learning mainly I would say was in the oral perspective. oral का मतलब क्या है कि भाई गुरुजी बोलेंगे, विद्यार्थियों को याद रखना है। अब आप देखिए कि आप जो भी जितना भी ओरली याद रखोगे उसका मतलब क्या है कि आपकी मेमोरी टेक्निक बहुत ही अच्छी होनी चाहिए साहब, और टीचर का जो लर्निंग का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो ही बच्चों को वर्बली याद रहेगा। देखो लिखने से बहुत सारी चीजें याद रहती है। हम यूपीएससी में ये कहते हैं कि भाई लिखो लिखो प्रैक्टिस करो, जितना लिखोगे उतना ही आपको चीजें याद रहेगी, है ना। यूपीएससी के अंदर यही कहा जाता है कि राइट एंड राइट मोर, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपको याद रहेगा साहब। यहाँ पे उल्टा है साहब, ठीक है। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड अप टिल द अर्ली मॉडर्न इंडिया, इंडिया के अंदर ये ओरल एजुकेशन, वर्बल एजुकेशन बहुत चलता था। मिडिवल तक आते आते तो लिखना शुरू हो गया था, बट वो हायर लर्निंग में आपको ये लिखने वाली पद्धति मिलेगी। जो लोअर लर्निंग है उसके अंदर आपका वर्बल ही ट्रांसमिट होता था फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। मतलब ये है कि नॉलेज यूज्ड टू ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जैसे मैं आपको वैदिक एजुकेशन की बात करता हूँ। इंडिया में वैदिक एजुकेशन कब से शुरू हुआ, तो आप समझिए कि राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड वी फाइंड द वैदिक एजुकेशन स्टार्टेड। और वैदिक एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से ही वैदिक लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। और वैदिक लिटरेचर की जब हम लोग बात करेंगे तो उस दौरान आपको दो प्रकार का साहित्य मिलेगा। अब ये साहित्य क्या था कि इट वॉज नॉन रिटन आई वुड से लिटरेचर, लिखने वाला लिटरेचर नहीं था, ठीक है। ये वर्बल इनफैक्ट लिटरेचर था जिसका ओरल ट्रांसमिशन हो रहा था। ओरल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनफैक्ट ओरली ही ट्रांसमिट होता था। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका ये जो वैदिक एजुकेशन की सिस्टम हमको मिलेगी उसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि दो प्रकार का लिटरेचर डेवलप हुआ। क्या हुआ, एक तो श्रुति लिटरेचर और दूसरा था स्मृति लिटरेचर। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो देयर वर टू काइंड्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, वन वाज द श्रुति एंड द सेकंड वन वाज स्मृति एजुकेशन। ये श्रुति एंड स्मृति एजुकेशन है, इनकी खासियत ये रही है मेरे दोस्त कि इसके अंतर्गत जो भी शिक्षा व्यवस्था का आपका डेवलपमेंट हुआ, जो भी शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने बनाया है, उसके अंतर्गत हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये वर्बली ट्रांसमिट होते थे। श्रुति लिटरेचर के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको वेद मिलेगा, वेद के साथ आपको ब्राह्मण मिलेगा, ब्राह्मण के बाद हम लोग जब देखेंगे तो इसके अंदर से ही हमको मिल जाते हैं इनफैक्ट आपके अरण्यकाश, और अरण्यका के बाद हम लोग जब देखते हैं तो हमको उपनिषद मिलते हैं। तो उन सब से हम लोग कह सकते हैं
कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थी, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में एक इस प्रकार की सिस्टम आपको मिल जाएगी। और स्मृति लिटरेचर भी मूलभूत रूप से ये भी वर्बली ट्रांसलेट होती थी। तो राइट फ्रॉम द एंशियंट इंडिया टिल द मॉडर्न इंडिया हमको यही देखने को मिल रहा है कि भाई साहब हमारे लोग वर्बल और ओरल एजुकेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन किया करते थे। मतलब क्या है कि वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। इनफैक्ट ये मेमोरी के लिए ही शब्द यूज होता है स्मृति। हम नहीं कहते कि मेरी स्मृति से चला गया है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी भारतीय समाज व्यवस्था के तहत, जिसे हम लोग कहेंगे कि भाई एकदम जोरदार डांसू प्रकार की थी। और गुरुजी जो है वो हर एक विद्यार्थी के साथ इंटरेक्ट किया करते थे वन ऑन वन बेसिस के ऊपर। और उनको कहते थे कि बेटा तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। क्यों? क्योंकि 20 स्टूडेंट्स थे। अब 20 में से कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मैं कहूँगा कि छोटी उम्र में आएंगे। कोई कोई 10 साल का है, गेटिंग माय पॉइंट, कोई कोई 12 साल का है, समझे कि नहीं समझे, कोई 8 साल का है, समझे कि नहीं समझे। तो गुरुजी क्या कहेंगे, ये 8 साल वाले विद्यार्थी है उनको अलग ग्रुप में बिठा देंगे और उनके साथ कहेंगे कि बेटा तुमको ये होमवर्क करना है। 12 साल वालों के लिए अलग से होमवर्क कर देंगे, गेटिंग माय पॉइंट। 10 साल वाले हैं उनके लिए अलग से होमवर्क करा देंगे। तो उससे हमको क्या मिलता है कि एक ही क्लास के अंदर सबको बिठाना, इससे दो तीन चीजें होगी। एक तो जो बड़ा विद्यार्थी होगा, जो मैं कहूँगा कि 12 साल का विद्यार्थी है, जो काफ़ी थोड़ा मैच्योर होगा, मतलब उतना भी नहीं होगा 12 साल में तो खैर, बट थोड़ा मैच्योर होगा, वो छोटे लड़कों को गाइड करेगा कि देखो बेटा, हम जब आए थे 3-4 साल पहले पाठशाला के अंदर, तो गुरुजी ने हमको ये फलानी चीज़ें सिखाई थी और इसके अंदर हमको ये इतिहास का ये पाठ पढ़ाया था, हमारे संस्कृति के अंदर वैदिक सभ्यता के बारे में हमको ये बताया था। समझे आप लोग? ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट वी फाइंड ओवर हियर। हाँ, तो हमको ये देखने को मिला कि भाई साहब इंडिया के अंदर जो गुरु शिष्य परंपरा है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स के बीच में, सब आप एक लोग को एक साथ बिठाते हो तो छोटे से लेके बड़े विद्यार्थियों के बीच में जो नॉलेज है वो भी स्प्रेड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इंडिया की जो आपकी इनफॉर्मल सिस्टम के रूप में बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो भाई भारत के अंदर जो पुरानी सिस्टम हुआ करती थी, बहुत ही इनफॉर्मल सिस्टम हुआ करती थी, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि नहीं साहब यार, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका खुद का अपना सिग्निफिकेंस मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और इसी के कारण हम लोग ये कहते हैं कि इंडिया की एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हुआ करती थी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर आपको कोई टाइम टेबल नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? और टाइम टेबल क्यों नहीं मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स विल डिसाइड व्हेन टू डू द क्लास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हेन टू स्टार्ट द क्लास और व्हेन टू एंड द क्लास। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। सो हमको क्या देखने को मिला, व्हाट वी फाइंड ओवर हियर, हमको बहुत ही क्लियर कट चीज़ें मिल रही है इसके अंतर्गत। और हमको यही देखने को मिल रहा है कि भाई आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था के तहत हमको जो क्लास की सिस्टम है, वो क्लास के सिस्टम के तहत बहुत सारी चीज़ें हमको इसके साथ मिलेगी। और जो जो शिक्षण व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था में आपको ये मल्टीपल एक एक पॉइंट्स किसके अंदर से मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्लासेस कब होते थे? ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जब जब आपका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, आपके एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर आपको मिलेगा। और एग्रीकल्चर के अंदर जब हार्वेस्टिंग होता है, आपको है ना फसल को काटना होता है, नई फसल को जोतने की तैयारी होती है, बोने की तैयारी होती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? सो जब आप एक क्रॉप साइकिल को खत्म करते हो, दूसरी क्रॉप साइकिल को शुरू करोगे, तो उस दौरान क्या देखने को मिला हमको, जब एक क्रॉप साइकिल को खत्म किया जाता है, दूसरी क्रॉप साइकिल को जब हम लोग शुरू करते हैं, तो व्हाट वी फाइंड ओवर हियर। ठीक है। तो ये वो कंडीशन हुआ करती थी, दिस वाज दैट कंडीशन, कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो गाँव के अंदर अपने पिताजी के पास जाया करते थे। मैंने आपको बताया कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग उस टाइम पे पढ़ा करते थे। ठीक है। तो पिंटू जो है, पिंटू के फादर क्या थे बेटा? फार्मर थे। बिकॉज पिंटू के फादर फार्मर हुआ करते थे। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया ना। ठीक है। ये आपका बनियन ट्री है, दिस इज द बनियन ट्री माय फ्रेंड, है ना? तो ये क्या खासियत हो गई मेरे दोस्त, है ना? तो जो पिंटू के फादर बेचारे जो गांव के अंदर खेती किया करते थे, तो पिंटू जाता था अपने पिताजी के पास जाने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बेचारे छोटे फार्मर थे, तो उनको कौन लेबर देगा साहब, है ना? तो लेबर के लिए पैसा उसके पास था नहीं उनके पास। ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। तो इन दिस कंडीशन हमको क्या देखने को मिला, बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो अपने गुरुजी को जाके कहेंगे, जैसे पिंटू है, पिंटू ने अपने गुरुजी को जाके कहा कि सर देखो, अब मेरे फादर का खेत के अंदर काम करने का टाइम आ गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दूँ, मैं उनकी हेल्प कर दूँ। और इसके कारण क्या हो गया, गुरुजी ने कहा कि चलो बेटा कोई बात नहीं, हम लोग है ना 2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं,
और 1-2 महीने के बाद वापस मिलेंगे जब फिर से आपका जो खेत का काम है, आपका जो फैमिली का काम है खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, द पास्टारास वन स्टार्टेड when the crops had been cut and stored. This meant that the children of the peasant family could also stay. This is very important word, my friend. आप समझिए कि हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने ये ध्यान रखा कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पाए, और इस तरह से उन्होंने फ्लेक्सिबल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। जब अंग्रेज पावर के ऊपर आएंगे तो अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कमर्शलाइज किया, और इतनी घटिया तरह से कमर्शलाइज किया तो धीरे 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 ये जो गरीब लोग थे, ये गरीब लोग के बच्चे भी इनफैक्ट फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो कहने की बात ये है मेरे दोस्तों, कि आपको समझाने की बात यही है कि देखो कैसे ब्रिटिशर्स की शिक्षा व्यवस्था इंडिया के एजुकेशन को इम्पैक्ट करती है, कैसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद करने के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। ये रिपोर्ट बहुत ही सिग्निफिकेंस है, और इसी के ऊपर से आपको मिलेगा कि भाई आपको इनफैक्ट एनसीईआरटी के ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी एज वेल। और आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट दे विल आस्क यू एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन माय फ्रेंड, ठीक है। आपको पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, समझे आप लोग, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द विलियम एडम्स रिपोर्ट, विलियम एडम्स रिपोर्ट, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको क्या कह देगा, व्हाट दे विल गिव यू, ठीक है। तो दिखाएगा कि द रिपोर्ट मेंशन अबाउट, द रिपोर्ट मेंशन अबाउट a timetable approach, a timetable approach, timetable approach to the education system in India, to the local education in villages। दूसरा आपको पूछेगा, आपको ये पूछेगा और इसके अंदर से ये पूछेगा, the fees were equal for all students। और तीसरा आपको यहां से पूछ देगा, तीसरा पॉइंट आपको यहां से पूछेगा कि the schools were large centers and at times more than 100 plus students used to attend classes, used to attend classes। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। और फिर पूछेगा सिलेक्ट दी करेक्ट कोड्स। क्या पूछेगा, सिलेक्ट दी करेक्ट कोड्स। फिर आपको पूछेगा 1 and 2, दूसरा पूछेगा 2 and 3, तीसरा पूछेगा 1, 2 and 3, और चौथा पूछेगा नन ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है आपको। अब आप मुझे बताइए, लेट मी गिव यू अ मिनट और सो, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ, पीछे मत करिएगा अपनी, ठीक है। आप वीडियो को पीछे मत करिएगा, आप अपने हिसाब से सोचिए, यू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपके विलियम एडम्स ने रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा। पहला क्या लिखा है कि भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था में लोकल एजुकेशन के अंदर टाइम टेबल अप्रोच था, मतलब शेड्यूल के साथ। दूसरा क्या लिखा है, द फीस वर इक्वल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फीस जो थी वो इक्वल हुआ करती थी। तीसरा क्या लिखा है, द स्कूल्स वर लार्ज सेंटर्स एंड एट टाइम्स मोर देन 100 प्लस स्टूडेंट्स, 100 से ज्यादा विद्यार्थी स्कूलों के अंदर पढ़ा करते थे। और पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट कोड्स। क्या पूछा है बेटा, इसके अंदर पूछा है कि इसमें से करेक्ट क्या है वो ढूंढना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या विलियम एडम्स के रिपोर्ट ने टाइम टेबल अप्रोच के बारे में लिखा था कि नहीं लिखा था। मैंने आपको बताया आपके लिए, ठीक है। चलो अभी 30 सेकंड हुआ है, आप सोचिए, ठीक है। अभी 5-10 सेकंड और रुक देता हूँ। क्या मिल रहा है बताइए, चलो बताइए, हो गया आपका टाइम। चलिए ठीक है, विलियम एडम ने टाइम टेबल अप्रोच के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा। अभी मैंने आपको बताया विलियम एडम ने क्या कहा था कि भाई इंडिया की एजुकेशन कैसे हुआ करती थी, भाई फ्लेक्सिबल हुआ करती थी, टाइम टेबल अप्रोच नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। फिर दूसरा क्या पूछा है, द फीस वर इक्वल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। नो माय फ्रेंड, जो रिच होंगे उनको फीस ज्यादा हाई पे करनी पड़ेगी,
और जो गरीब होंगे उनके लिए फीस कम होगी। तो मैंने क्या पूछा, फीस वर इक्वल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये भी गलत हो गया। The schools were large center and at times more than 100 plus students used to attend the classes. No my friend, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया कि एवरेज कितने स्टूडेंट्स हुआ करते थे, समझे आप लोग, ठीक है, 20 के आसपास स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत है। अब आपको क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे आप लोग। तो आप जब तैयारी करोगे मेरे दोस्त, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। पता नहीं आप में से कितने लोग ये क्लास को इस तरह से अप्रोच में देख रहे हो। बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर एनसीईआरटी लेंदी क्यों कराते हो। देखो बेटा, एनसीईआरटी फाउंडेशन बनाता है आपका, और जब आप कोई भी तैयारी जब करते हो तो बिल्डिंग की इमारत जो होती है, जो उसकी जो नींव होती है, उसको मजबूत बनाने का मतलब है ना, ऐसा रॉक सॉलिड बनाने का कि जितना फाउंडेशन रॉक सॉलिड होगा उतना ही आपको कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर से बचाएगा। मतलब हम लोग जैसे इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग के अंदर हमको यही मिलता है साहब कि बिल्डिंग बनना है आपका, और बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होता है तो बड़ा सा बड़ा भूकंप आएगा, बिल्डिंग हिलेगा जरूर, ठीक है, बिल्डिंग थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो जाएगा पर टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। एनसीईआरटी भी यही है जो आपको फाउंडेशन बनाती है, समझे आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा पढ़िए इसको अच्छी तरह से और रीडिंग बिटवीन द लाइंस करिएगा तो अच्छा आपको हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो विलियम एडम्स के रिपोर्ट ने क्या क्या चीजें की। अब देखिए, विलियम एडम्स का रिपोर्ट 1830 के अंदर आया था। ये क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। विलियम एडम्स का रिपोर्ट आया था 1830 के दशक में, 1830 में। उसके बाद हमने देखा कि 1835 तक आते आते इंग्लिश एजुकेशन एक्ट करके एक कानून पास हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया कि कैसे इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास होता है। ये जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ, उसने इंडिया के जो हायर एजुकेशन है उसको बदल दिया, समझे आप लोग। प्रॉब्लम क्या होता है कि 1854 तक आते आते हमको ये देखने को मिल रहा है कि चार्ल्स वुड करके जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने एक डिस्पैच भेजा था। हमने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, बहुत डिटेल के अंदर बताया था। ये जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच था, ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने इंडिया की मॉडर्न एजुकेशन को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत की। और कैसे बदला, हाउ द चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज चेंज्ड इन द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच के द्वारा, चार्ल्स वुड के डिस्पैच के द्वारा, मार्क माय वर्ड्स, इसके डिस्पैच के द्वारा हमको ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो वर्नाक्युलर लर्निंग है, वर्नाक्युलर लर्निंग है, जो हमारी लोकल स्कूल्स हुआ करती थी, उनको भी इसने टारगेट किया। और हमारे जो भी इनफैक्ट ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करती थी, ये ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर इन्होंने इंटरफियरेंस करने की शुरुआत की। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो हमको क्या देखने को मिला, द कंपनी वॉज कंसर्न विद द अपर प्राइमरी एजुकेशन, और आई वुड से द हायर एजुकेशन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब 1850 तक कंपनी हायर एजुकेशन के ऊपर ही फोकस कर रही थी। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफियरेंस, कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो, हमको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, जैसे सिस्टम चालू है वो रहने दो। आफ्टर 1854 मैंने आपको बताया कि चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया, ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट किया गया। द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाक्युलर एजुकेशन, के भाई बदल दिया जाए, सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया जाए। इट फेल्ट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, imposing routines, establishing rules and ensuring regular inspection। मतलब क्या हुआ साहब, तो कंपनी जैसे पावर के ऊपर आई और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, वो ऑफिशियल्स को लग रहा था कि भाई हम लोग इंडिया के अंदर जो हमारी पाठशालाओं की पद्धति चल रही है, ये पाठशालाओं की पद्धति को कैसे बदला जाएगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक रूटीन बनाएंगे, हम लोग नियम लिखेंगे, हम लोग गांवों के अंदर जाके गुरुजी को कहेंगे कि गुरुजी ऐसे पढ़ाना है, तुमको वैसे पढ़ाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो क्या होता है कि ये पाठशाला जो अभी तक ऑटोनॉमी के तहत चलती थी, वो कंपनी के रेगुलेशन में आएगी कि नहीं आएगी माय फ्रेंड, समझ में आ रहा है। ये पाठशाला जो कंपनी के रेगुलेशन में आती है, उसके कारण हमारी पाठशाला चलाने वाले जो लोग थे, उनकी ऑटोनॉमी जाएगी कि नहीं जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और इसके कारण एनसीईआरटी एक नया टॉपिक के बारे में लिखता है और कहता है न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या लिखता है, नया नियम आ गया है, नया पूरा का पूरा रूटीन सिस्टम आ गया है। हमने देखा कि चार्ल्स आपका जो विलियम एडम बताता है कि इंडिया में जो पाठशाला सिस्टम था एकदम ढांसू प्रकार से चल रहा था,
उसमें सब अपने हिसाब से चलता था, गुरु को ठीक लगेगा तो उस दिन पढ़ाएंगे, शिष्य के साथ एडजस्ट कर लेंगे, शिष्य को 2 महीना घर पे भेज देंगे, घर के अंदर है ना हार्वेस्टिंग का खेत की कटाई का काम है, जुताई का काम है, तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। यहाँ वो कंडीशन नहीं मिलेगी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और इन दिस कंडीशंस हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया की जो लोकल एजुकेशन है, ये लोकल एजुकेशन को कंट्रोल में करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया। अब कंपनी को तो वहाँ पे स्थानिक सिस्टम तो आती नहीं थी, उनको यहाँ पे इंडिया का जो लोकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो हमको ये मिलता है कि कंपनी इस तरह से परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही थी, और कंपनी बहुत ही क्लियर कट चाहती थी कि भाई इंडिया के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था के तहत इंडिया के ऊपर कंट्रोल बनाया जाए, ठीक है। तो 1854 तक आते आते, बाय द ईयर 1854 हमको क्या देखने को मिला, कंपनी ने इंडिया के अंदर एक नई सिस्टम डेवलप की। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, ये कंपनी के ऑफिशियल्स तो भोंदूमल थे, भोंदूमल समझ में आता, उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, ठीक है। एंड बिकॉज इनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम कैसे चल रहा है, बट दे वांटेड टू इंटरफियर इनटू द ट्रेडिशनल सिस्टम। तो हमारी जो पाठशालाएं चलाने वाले जो गुरुजी थे बेचारे, उनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या होता है कि एक मिडिल लेवल के ऊपर, मैं कहूँगा कि इंटरमीडिएरी को अपॉइंट किया। तो यहाँ पे लोअर एजुकेशन जो था वो पाठशालाओं के रूप में चल रहा था, बट कंपनी चाहती थी कि ये पाठशाला उनके कंट्रोल में आना चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, सरकारी पंडितों की अपॉइंटमेंट करने की शुरुआत की। अब देखिए पहले क्या था, तो पहले ऐसा था कि भाई पंडित किसको कहेंगे, हु विल बी कॉल्ड एज पंडित, ठीक है। तो पंडित उसी को ही कहेंगे जो आपकी इनफैक्ट है ना, कि जो नॉलेजेबल बंदा हो, या कोई भी इंसान जो इस तरह की इनफैक्ट नॉलेज गेन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आपको मिलेगी। और गवर्नमेंट पंडित्स को कहा कि तुम जाओ भारत के गांवों के अंदर और 4-5 स्कूलों का सर्वे करो, ठीक है। तो इंडिया में कितनी स्कूल हुआ करती थी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि बंगाल और बिहार की बात करेंगे तो हमको करीबन 1 लाख के आसपास स्कूल मिलेगी। और जो 1 लाख स्कूल थी, इनके ऊपर एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी बनाई गई है। और ये सुपरवाइजर के रूप में कौन आएगा साहब, गवर्नमेंट पंडित आएगा। ये जो गवर्नमेंट पंडित साहब है, ये कितने होंगे, एक पंडित 4 से 5 स्कूलों के ऊपर निगरानी करेगा। मतलब आराम से आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो हमको ये कह सकते हैं कि करीबन नहीं नहीं करके आप समझने की कोशिश करो तो हमको आराम से 20,000 के आसपास पंडित मिल जाएंगे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो हम जरूर से कह सकते हैं कि 20 to 25,000 ऑफ द सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स वर केप्ट बाय द गवर्नमेंट। और ये पंडित को बोला गया था कि तुम जाओगे स्कूलों के अंदर और तुम देखोगे कि इनका फंक्शनिंग क्या चल रहा है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और यहाँ से ही अंग्रेजों ने अपने नियम बनाने शुरू किए, अपनी नियमावली, अपनी शासन व्यवस्था को बदलने के लिए, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने के लिए अब यहाँ से इंटरफियर करने की शुरुआत की। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, द मोर इंटरफियरेंस बाय द ब्रिटिश एजुकेशन, the more interference by the British, I would say, in the traditional education system, उतना ही हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थी उसको डिक्लाइन में जाएगा। और इसी के कारण हमको एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली एक बात लिखी गई है, और लिखा गया है कि इफ़ यू आर बोर्न इन अ पुअर फैमिली इन द 1850s, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द कमिंग ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड पाठशाला। अब ये रेगुलेशन कैसे आया था, इसके फीचर्स क्या हुआ करते थे, उसको हम लोग आज के क्लास के अंदर नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके फीचर्स को अगर पढ़ेंगे तो और हमारा आधा घंटा 1 घंटे के आसपास निकल जाएगा। तो उसके ऊपर हम लोग कल के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा ये पूछा गया है कि डिड यू नो दैट 50% ऑफ द चिल्ड्रन गोइंग टू प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट बाय द टाइम दे आर 13 और 14, कैन यू थिंक द वेरियस रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। तो ये तो क्या है कि ये तो मॉडर्न टाइम के ऊपर है, बट हम लोग जब ब्रिटिश एरा की बात करेंगे 1850 के दौरान, तो हमको ये मिल रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है। अब देखो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल था, ये कैसा बंदा था, ये भारत का ही इंसान था, बट था पंडित। बट इसको अपॉइंट किसने किया था, सरकार ने किया था। अब बिकॉज दिस गाय वॉज अ सरकारी पंडित, तो ये क्या बोलेगा, ये किसकी विचारधारा के ऊपर चलेगा, ये चाहेगा कि ईस्ट इंडिया ऑफिशियल्स जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, उन्होंने जो कहा है उस हिसाब से भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए, समझे। तो ये गवर्नमेंट पंडित सरकार के लोग बन के आए,
और ये लोग ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदला। और ये बदलते 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 अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करती थी उसको तोड़ने की शुरुआत की। और तोड़ने के अंतर्गत इंडिया में सिलेबस डिसाइड किया गया, एक एग्ज़ाम सिस्टम डिसाइड किया गया, फीस डिसाइड की गई। ऊपर से सरकार ने कहा कि हम तुमको पूरा का पूरा डेवलपमेंट कराएंगे। एंड इन दिस कंडीशंस वी फाइंड कि हमारी जो पूरी की पूरी जो गुरु सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंस हुआ करती थी, हमारे जो टीचर्स जो थे अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट किया करते थे, अपनी जो शिक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाया करते थे, उनको तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए 1854 के बाद एक नई सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच इंडिया के वर्नाक्युलर एजुकेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। और कल के क्लास के अंदर देखेंगे कैसे जो मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया उसमें चार्ल्स वुड का डिस्पैच पूरी तरह से इंडिया की शिक्षा व्यवस्था को बदलता है। हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कल के क्लास के अंदर, जहां मैं आपको डिस्कस करूंगा मेनली कि धीरे 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 करके इंडिया में जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे आती है। ठीक है, तो हमने 3-4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया वो है प्री ब्रिटिश एजुकेशन। प्री ब्रिटिश एजुकेशन का मतलब क्या है कि ये कैसे हुआ करता था। और प्री ब्रिटिश एजुकेशन के रूप में हमने देखा कि इंडिया में पाठशाला सिस्टम हुआ करती थी। और ये किसने हमको बताया था, इसका रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट के बारे में हमको किसने बताया, विलियम एडम ने बताया। समझे आप लोग, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए। सो व्हेन द ब्रिटिश केम, तो ब्रिटिश ने इनिशियली कैसा एजुकेशन दिया, तो याद रखिएगा इनिशियली इंडिया के अंदर जो एजुकेशन आता है वो कैसा आता है, ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जहां भारत के लोगों को अपनी ही भाषा, अपने ही कल्चर के बारे में लिखाया जाएगा, अपने बारे में। और इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस कराया था अच्छी तरह से। उसके बाद ये 1770s का दौर था। उसके बाद हमको क्या देखने को मिला, 1830s तक आते आते वी फाइंड कि एंग्लिसिस्ट एजुकेशन देने की शुरुआत की गई। और मकौले जैसे लोगों ने इंडिया के अंदर एंग्लिसिस्ट एजुकेशन को लाया। बट ये अंग्रेजी एजुकेशन था हायर एजुकेशन के रूप में, हायर एजुकेशन के रूप में। उसके बाद 1854 तक आते आते हमको चार्ल्स वुड का डिस्पैच मिलेगा। और चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फंडामेंटली बदला। इसने हायर एजुकेशन प्लस लोअर एजुकेशन दोनों को बदल दिया। और बिकॉज इसने हायर और लोअर एजुकेशन को बदला, तो उसके कारण हमारी जो पाठशाला सिस्टम है, हमारी जो पाठशाला है जो लोअर एजुकेशन के लिए जानी जाती थी, उसको किस तरह से इम्पैक्ट करता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी एजुकेशन सिस्टम को जब इन्होंने बदला, तो भारत के लोगों ने 1900s तक आते आते हमारा खुद का राष्ट्रवादी शिक्षण शुरू किया, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनलिस्ट एजुकेशन। समझे आप लोग, ठीक है। तो एजुकेशन मल्टीपल फेजेस में घूमता है इंडिया के अंदर। और ये जो नेशनलिस्ट एजुकेशन कैसे उभर के आया, उसके ऊपर हम लोग भी कल के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हम लोग आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली हमने काफ़ी सारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है और एनसीईआरटी को ब्रेक करते हुए एक एक टॉपिक को डिटेल्ड के अंदर मैंने आपको समझाया है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था चला करती थी राइट फ्रॉम द ब्रिटिश आए उसके पहले। विलियम एडम अपना रिपोर्ट क्या कहता है और ये रिपोर्ट के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट कराई है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको डिस्कस करके बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है। आज का सेशन यहाँ पे ही हम लोग कंक्लूड करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा कोड यूज़ करिए PN Live फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये कोड को यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू यूज़ द PN Live फॉर द UPSC CSE, तो मैं बहुत ही वेलकम करूंगा आपको मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर ऑलरेडी मेरे जो मॉडर्न हिस्ट्री की बैच चल रही है उसके अंदर हमने अभी सेशन को एक कंक्लूड किया था, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया था, करीबन 3-4 घंटे के आसपास ही हमने इसके बारे में देखा था कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने बदला है, किस तरह से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से इम्पैक्ट किया जाता है और कैसे ही पूरी शासन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को बदला जाएगा। ठीक है, तो मेरा कोड PN Live याद रखेगा। और जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच सकते हो, अगर आपको मेंटरिंग चाहिए, कोई गाइड चाहिए, या आप नॉर्मल जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो भी ले सकते हो। कोड PN Live यूज़ करना ना भूलिएगा। और आगे का जो टॉपिक है वो NCERT के अंदर थोड़ा बहुत पढ़िएगा। संडे को मेरा स्पेशल क्लास है, संडे में यानी कल है मेरा स्पेशल क्लास। ठीक है, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, ये स्पेशल क्लास के अंदर 7 बजे का इवनिंग का टाइम है। एंड हम लोग MCQs जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको डील करेंगे।
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें भी जुड़ सकते हो। एंड इफ यू गॉट एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, आप इसको फॉलो करिए, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट द क्लासेस दैट आई एम गोइंग टू टेक इन द फ्यूचर एज वेल। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग।